Welcome back. In this particular video, I am going to discuss most important questions of Python Pandas, especially I am talking about data frame and series. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर. इन द सेंस सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है. सीरीज बेसिकली वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, डेटा फ्रेम को हम जानते हैं इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सीरीज में आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं. इन द सेंस अगर आप कोई सीरीज बनाते हैं तो आप उसमें अगर नंबर स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ आप नंबर ही स्टोर कर सकते हैं. लेकिन आप अगर कोशिश करें 1 के साथ में a और 1.0 को डालने की, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. जबकि डेटा फ्रेम जब आप रेडी करते हैं तो उस डेटा फ्रेम में से फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स हैं, तो आप यहाँ पे 10 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं और x भी ले सकते हैं. तो या इसे आप कर दीजिए 5.0. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को लेके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन से इट स्टोर्स हेट्रोजीनियस डेटा. सिमिलरली सीरीज जो होता है इट इज साइज इम्यूटेबल. साइज इम्यूटेबल का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने सीरीज डिफाइन कर दी, जैसे आप देखें अगर इसका फिलहाल जो साइज है वो 3 है, इसका मतलब अब आप इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते. हालांकि जब आप इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरीज म्यूटेबल है इन द सेंस उसका साइज म्यूटेबल है. एक्चुअली वो सीरीज जो है फिर से मेमोरी में रीडिफाइन हो जाती है. जबकि डेटा फ्रेम के साथ ये बात लागू नहीं होती है. डेटा फ्रेम जो होता है वो साइज म्यूटेबल है. आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके रोज को या कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. इसी तरह से सीरीज जो होता है दैट इज वैल्यू म्यूटेबल इन द सेंस किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. एंड सेम इज द केस विद डेटा फ्रेम ऑल्सो. सो दीज आर सम यू कैन से द पॉइंट्स और यू कैन से वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड डेटा स्ट्रक्चर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट इज आस्किंग दैट what do you understand by axis in data frame. now we all know that कि अगर आप डेटा फ्रेम की बात करें तो ये एक 2D डेटा स्ट्रक्चर होता है. इन शॉर्ट वी कैन से 2D DS. तो जैसे अगर आप लिखें यहाँ पर ABC रो नंबर 1 2 3, तो ये कुछ वैल्यूज इस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं डेटा फ्रेम में. तो ये जो कॉलम के लेबल्स आप देख रहे हैं या इस रो के नंबर्स को हम अगर बात करें, सो बोथ आर एक्चुअली कंसीडर्ड एज व्हाट योर इंडेक्स. या सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेटा फ्रेम के जो डायमेंशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है. और इसी इंडेक्स को हम पाइथन पैंडास की भाषा में एक्सिस के द्वारा भी पुकार सकते हैं या एक्सिस के नाम से भी जानते हैं. खासकर एक्सिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी डेटा फ्रेम से डेटा को हम एक्सेस या डिस्प्ले करने की बात करते हैं. इसका मतलब एक्सिस जो होता है वो डेटा फ्रेम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. और जब आप एक्सिस इक्वल टू 0 करते हैं इसका मतलब ये रो लेबल्स को प्रेजेंट करता है. और जब आप एक्सिस इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये कॉलम के लेबल्स को रिप्रेजेंट करता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम आर डिटरमाइंड बाय इंडेक्सेस और एक्सिस. अगर एक्सिस इक्वल टू 0 है तो वो रो इंडेक्स है और अगर एक्सिस इक्वल टू 1 है तो वो कॉलम इंडेक्स होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट गिवन सीरीज एस. आप देखें यहाँ पे एक सीरीज बनी हुई है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं. इट इज आस्किंग दैट वाई इज फॉलोइंग कोड प्रोड्यूसिंग एरर व्हाइल वर्किंग ऑन सीरीज एस. तो यहां पर आप नोटिस करें हमने इंपोर्ट किया. अब हमने यहाँ पे लिखा s डॉट इंडेक्स इक्वल टू रेंज ब्रैकेट में 0,3. हम इस सीरीज के इंडेक्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं. लेकिन जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा. उसका रीजन ये है कि ये जो रेंज मेथड है ये जो वैल्यूज जनरेट करेगा दिस विल बी 0 1 2. एक्चुअली इट शुड बी 4. यहाँ पर ये मिसप्रिंट है. इट इज एक्चुअली 0,4. सो प्लीज कंसीडर इट एज 0,4. इट विल प्रोड्यूस व्हाट दीज वैल्यूज. तो आप देखें यहाँ पे 4 वैल्यूज ये प्रोड्यूस कर रहा है जबकि इंडेक्स में या जो एग्जैक्ट वैल्यू सीरीज में है वो 3 है. इसका मतलब इंडेक्स जो है वो मिसमैच हो जा रहा है हमारे सीरीज की वैल्यू के अकॉर्डिंग. इसलिए ये क्या कर रहा है कोड एरर प्रोड्यूस करेगा. सो अगर आप इसके आंसर की बात करें सो वी कैन से दैट द गिवन कोड इज प्रोड्यूसिंग एरर बिकॉज सीरीज ऑब्जेक्ट एस हैज 3 एलिमेंट्स एंड द कोड इज ट्राइंग टू असाइन 4 इंडेक्सेस टू इट. सो जैसा मैंने आपको अभी बताया. और इसका जो सही सॉल्यूशन है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लिखते हैं s डॉट इंडेक्स इक्वल टू रेंज 1,3
तो ये 3 नई वैल्यूज इसमें असाइन कर देगा, आई मीन इस सीरीज के इंडेक्स को चेंज कर देगा. So this is how we can get the answer of this question. Move to the next one now. Consider the following code to create two data frames with similar values. तो यहाँ पे दो डेटा फ्रेम हमने बनाए df1 और df2. आप नोटिस करें यहाँ पे जो लिस्ट है ये 1D लिस्ट ली है और यहाँ पे जो लिस्ट आप ले रहे हैं दैट इज एक्चुअली योर 2D लिस्ट. एंड जब आप इन दोनों को प्रिंट करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा और क्या दोनों में डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस होगा तो क्यों होगा. तो देखिए जब आप 1D लिस्ट की बेसिस पे कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं तो उसकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उस डेटा फ्रेम में एज ए रो ली जाती हैं, जबकि 2D लिस्ट अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एज ए कॉलम ली जाती हैं. इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा, अगर आप पहले df1 की बात करें सो दिस विल बी लाइक 0 1 और ये 1 2 इसकी वैल्यूज होंगी, जबकि अगर आप df2 की बात करें या इस 2D लिस्ट की बात करें इसकी वजह से जो आंसर प्रोड्यूस होगा दिस विल बी ओनली 1 रो और इसमें दो कॉलम्स बन जाएंगे 1 और 2 के नाम से एंड दिस विल बी लाइक 0 एंड 1. ये यहाँ पर 0 होगा. सो इसका मतलब वी कैन से दैट फर्स्ट डेटा फ्रेम df1 इज क्रिएटेड विद 1D लिस्ट, जैसे मैंने आपसे बोला, इसलिए इसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक रो का फॉर्म लेंगी, जबकि सेकेंड डेटा फ्रेम जो आप df2 रेडी कर रहे हैं चूंकि वो 2D लिस्ट की बेसिस पे क्रिएट हो रहा है इसलिए जो इनर लिस्ट के डेटा होंगे वो कॉलम का फॉर्म ले लेंगे. सो यू कैन सी दीज आर द रिजल्ट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज आस्किंग दैट क्रिएट ए डिक्शनरी विथ फॉलोइंग डेटा एंड यूज दिस डिक्शनरी टू क्रिएट डेटा फ्रेम %. तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है. पहले तो आपको इसकी बेसिस पे एक ये डेटा है, इसकी बेसिस पे हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उसकी बेसिस पे हमें डेटा फ्रेम बनाना है. तो चलिए इसकी डिक्शनरी बनाते हैं. तो हम सबसे पहले डी लेते हैं. आप देखिए यहां पर ये जो कॉलम है इट इज टेकन एज की. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 2022 कोलन एंड इसके बाद फिर से हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसमें ये की और वैल्यू का पेयर फॉर्म करेगा. सो व्हाट वी कैन राइट इज कि हम सबसे पहले G9 लेंगे, देन कोलन लगा के 78 लिखेंगे, कॉमा लगा के बाकी अन्य पेयर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट आवर डिक्शनरी. एंड डिक्शनरी फॉर्म होने के बाद आप आसानी से इसको डेटा फ्रेम में शिफ्ट कर सकते हैं या एज ए डेटा ले सकते हैं. सो आई कैन राइट df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और उसके ब्रैकेट में हम जाके इस d को पास कर देंगे. जैसे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड. तो ये तो बात हुई कैसे हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC. सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों का प्रयोग हम डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या स्पेसिफिक डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. LOC में हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं, ILOC में हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. LOC जो होता है उसमें जो एंड पॉइंट हम लेते हैं वो हमेशा इंक्लूडेड होता है और ILOC में जो एंड पॉइंट होता है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है. दैट इज व्हाट द डिफरेंस, जिसको आप इस टेबल में देख सकते हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट राइट नेम ऑफ फंक्शन फॉर द फॉलोइंग पर्पस. पहला है डिस्प्ले टॉप ऑर्डर रोज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको टॉप ऑर्डर रो डिस्प्ले करनी है तो इसके लिए हम हेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं. रीनेम इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम के इंडेक्स को रीनेम करने के लिए रीनेम नाम से ही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. ज्वाइनिंग टू डेटा फ्रेम्स, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपेंड मेथड का. एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट मेथड का. इन द सेंस वी कैन से पहला का आंसर है हेड, सेकंड का रीनेम, थर्ड का अपेंड एंड फोर्थ का काउंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज अगेन सेइंग दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एट एंड IAT. तो पहली बात तो ये कि ये दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स किसी डेटा फ्रेम से एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए. एट का प्रयोग लेबल के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने में होता है, जबकि IAT इंडेक्स का प्रयोग करके किसी डेटा फ्रेम के इन द सेंस रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों का प्रयोग करके किसी एक वैल्यू को एक्सेस करता है. तो इसे टेबल के फॉर्म में मैंने यहां पे इस तरह से लिख दिया है. मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं. नाउ इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन सीरीज ऑब्जेक्ट S1 प्लस S2, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा.
देखिए, हम सीरीज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस वेक्टर ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि जब आप दो सीरीज को आपस में ऐड करें तो इसकी जो मैचिंग इंडेक्स होते हैं उसकी तो वैल्यू ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो नॉन मैचिंग इंडेक्सेस होती हैं उनकी जो वैल्यूज जब मैच नहीं होंगी तो वहां पर वो उसे मिसिंग वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देता है। इसका मतलब जब आप इन दोनों सीरीज को ऐड करेंगे तो जीरो इंडेक्स दोनों में कॉमन है, इसलिए उनकी वैल्यूज 10 प्लस 10 20 हो जाएंगी। 1 चूंकि S2 में नहीं है इंडेक्स, इसलिए ये 1 को NaN कर देगा, और 2 भी अगेन चूंकि मैचिंग इंडेक्स S1 में नहीं है इसका, तो ये इसे भी क्या कर देगा, NaN से रिप्लेस कर देगा। तो ये S1 प्लस S2 का आंसर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसा आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here it is saying that differentiate between drop and del with respect to data frame. पहली बात तो ये कि ये दोनों मेथड का जैसा नाम है, इसका प्रयोग हम करते हैं डिलीट करने के लिए। अब डेटा फ्रेम से या तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप मेथड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट रोज को डिलीट करता है, जबकि डेल मेथड के द्वारा आप किसी कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। सेम इज द केस विथ रोज, सेट ऑफ रोज या इंडिविजुअल रो को आप डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप से, लेकिन ड्रॉप के द्वारा आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप हमेशा रो को डिलीट करता है और डेल जो होता है वो हमेशा कॉलम को डिलीट करता है, लेकिन डेल का प्रयोग आप रो को डिलीट करने के लिए नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं ड्रॉप एंड डेल के बीच में, जिसे मैंने यहां पर इस टेबल में प्रेजेंट कर दिया है 2 पॉइंट्स में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर ए डेटा फ्रेम नेमली वेज एज शोन बिसाइड एंड राइट कोड स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास ये एक डेटा फ्रेम है, आपको ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके लिए कोड लिखना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल रोज विथ लेबल पोटैटो। तो हमें इस पर्टिकुलर रो के डेटा को डिस्प्ले करना है फॉर ऑल दी कॉलम्स। तो हमारे डेटा फ्रेम का नाम है वेज। हम इसके बाद यहां पर इस्तेमाल करेंगे LOC मेथड का। ब्रैकेट में हम पहले रो की रेंज देते हैं फिर कॉलम की रेंज देते हैं। तो चूंकि यहां पे एक पर्टिकुलर रो की ही बात कर रहा है इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं पोटैटो। कॉमा लगा के आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ये आपको आंसर डिस्प्ले कर देगा। दूसरा, आप चाहें तो इसे wedge.loc करके देन ब्रैकेट में पोटैटो लिख सकते हैं एंड इसके बाद कॉमा लगा के आप कोलन डाल के भी एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो जो पहला का आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ द सेकंड इज आस्किंग दैट लिस्ट ओनली कॉलम्स क्वांटिटी एंड रेट यूजिंग LOC. So again it is simple now, you can simply write wedge.loc. I am talking about answer B and इसके ब्रैकेट में आप यहाँ पे कोलन डाल दीजिए एंड चूंकि यहां पर ये दो कॉलम्स की बात कर रहा है इसलिए हम इसे कुछ इस तरह से ब्रैकेट में डालेंगे क्वांटिटी एंड रेट को। हालांकि ये दोनों कंसेक्यूटिव कॉलम्स हैं तो हम इसे डायरेक्ट रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल या रेंज के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बट मैं पहले इस ब्रैकेट में इसे मेंशन कर देता हूं। जैसे आप लिख दीजिए क्वांटिटी कॉमा लगा के रेट एंड इसके बाद में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पर्टिकुलर दो कॉलम्स के सारे ही रोज को डिस्प्ले कर देगा। दूसरा, इसी को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं wedge.loc कोलन लगा के इसके ब्रैकेट में, चूंकि ये लगातार एक साथ है तो आप इसे यहां पे लिख दीजिए क्वांटिटी, सॉरी यहां पर ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। लाइक आई सेड क्वांटिटी कोलन आप रेट मेंशन कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लिस्ट ओनली रोज विद द लेबल टोमेटो एंड चिली। तो अब यहां पर ये रोज की बात कर रहा है तो सेम हम इसे मेंशन कर देते हैं wedge.loc एंड यहां पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में टोमेटो कॉमा चिली then comma लगा के colon. So this is how we can get the answer of all these questions. Let's move to the next question now. Now here it is saying that create a series object with first 5 odd numbers as data and index as A, B, C, D, E. यहाँ पे ये बोल रहा है first 5 odd numbers, तो यहाँ पर हम सीधे range मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो चूंकि फर्स्ट 5 ऑड नंबर बोल रहा है तो मैन्युअली लिस्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं, आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेटर है। एज पर माई कंसर्न आई वुड सजेस्ट फॉर दिस रेंज मेथड। तो हम क्या लिखेंगे, S इक्वल टू हमने लिया PD डॉट लगा के मैंने लिखा सीरीज
एंड इसके बाद इसके ब्रैकेट में जाके मैं सीधे इस रेंज मेथड को लूंगा। चूंकि ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 10 तक मेरा लूप चलेगा और 2 के इंटरवल पे ये वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। सो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। कॉमा लगा के आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे ए बी सी डी ई को लिस्ट में, और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी और इसका जो इंडेक्स होगा दिस विल बी ए बी सी डी एंड ई। और मैं बात कर रहा था कि अगर आप रेंज नहीं लेना चाहते तो यहां पर आप सीधे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, बट आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हालांकि आपको आंसर तो मिल जाएगा, बट अगेन अगर आपका ये क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर से लिस्ट रेडी करनी, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है मैनुअली इसे लिखना, तब वहां पे रेंज ऑपरेटर ज्यादा सुटेबल होता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट एक्सप्लेन व्हाट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डूइंग। तो पहला बोलता है df.iloc कोलन लगा के 2, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है कि ये फर्स्ट 2 रोज को विथ ऑल कॉलम्स डिस्प्ले कर देगा। सेकंड बोल रहा है df.iloc ब्रैकेट में 3, 1, तो 3 का मतलब हो गया फोर्थ रो एंड 1 का मतलब हो गया सेकंड कॉलम। सो दिस विल डिस्प्ले वैल्यू ऑफ फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम। एंड थर्ड में ये बोलता है कि सेकंड से 5, 2:5 का मतलब हो गया थर्ड रो से लेकर फिफ्थ रो तक की सारे वैल्यूज, लेकिन यहां पे 3 कोलन लगा है, मतलब फोर्थ कॉलम ऑनवर्ड्स, मतलब फोर्थ कॉलम ऑनवर्ड्स थर्ड से लेकर फिफ्थ रो के बीच के जितने एलिमेंट्स है वो ये डिस्प्ले कर देगा। और ये df.iloc ब्रैकेट में 1:4 का मतलब है सेकंड से लेकर फोर्थ रो के बीच थर्ड कॉलम से लेकर फोर्थ कॉलम से लेकर सिक्स्थ कॉलम तक के सारे डेटा को डिस्प्ले करना। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन, जिसे मैंने यहां नीचे इस तरह से डिफाइन कर दिया है। आप इसे रीड कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट साइज एंड डेटा ऑफ सीरीज इज व्हाट। तो किसी भी सीरीज का जो साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है और डेटा म्यूटेबल होता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that if you are deleting a column in data frame using drop function, but same column name is not there, which type of error it will produce? अब जैसे आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम है डेटा फ्रेम में, ये कुछ इसकी रोज हैं ए बी सी। आपने अपने डेटा फ्रेम में लिखा df.drop और ब्रैकेट में जाके हमने यहाँ पे कॉलम मेंशन कर दिया d, और हमने यहाँ पे लिखा चूंकि ड्रॉप लेते हैं तो हमको एक्सिस मेंशन करना होगा कॉलम डिलीट करने के लिए, तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हैं। अब डी तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको प्रोड्यूस करेगा की एरर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए वैल्यू एरर जब आप कोई डेटा फ्रेम डिजाइन करते हैं, जब आप क्रिएट करते हैं और उसमें अगर आपकी सपोज 5 वैल्यूज हैं, या जैसे सीरीज की भी आप बात करें, और अगर आप उसमें 6 इंडेक्स पास कर दें तो ये मिसमैच हो जाएगा इंडेक्स, तो वहां पर वैल्यू एरर जनरेट होता है। और जब आप डेटा से डेटा फ्रेम से डेटा को डिलीट करते हैं या एक्सेस करते हैं और सही इंडेक्स का प्रयोग ना करें तो वो की एरर प्रोड्यूस करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट ट्राइंग टू एक्सेट फर्स्ट 3 रोज ऑफ डेटा फ्रेम df, चुन्नू हैज रिटन फॉलोइंग कोड। यहां पर df.loc 0:3 है, तो फर्स्ट 3 रो को ये डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे LOC लगा हुआ है तो ये इसे इंडेक्स ना कंसीडर करते हुए लेबल कंसीडर करेगा, और चूंकि एंड पॉइंट भी LOC में इंक्लूडेड होता है तो ये 4 एलिमेंट्स को एक्सेस कर देगा। इस वजह से यहाँ पर आपको इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो लिखना होगा df.loc ब्रैकेट में 0:2। ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि LOC में ये जो इंडेक्स हैं वो एज ए लेबल ट्रीट किए जाते हैं और एंड पॉइंट हमेशा इसमें इंक्लूडेड होता है। सो इसके आंसर को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इट इज रिटर्निंग 4 rows बिकॉज LOC डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट लाइक स्लाइसेस, इट इंक्लूड्स बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा x.loc ब्रैकेट में 0:2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that which of the following is correct syntax to rename row labels of data frame df 1, 2, 3 to 10, 20, 30। देखिए जब आप रीनेम मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो न्यू लेबलिंग होती है उसके लिए डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें हमें एक्सिस में मेंशन करना होता है आइदर इंडेक्स या कॉलम्स। तो अगर आप रो को चेंज कर रहे हैं, रो के लेबल्स चेंज कर रहे हैं तो एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स लिखा जाता है,
और अगर आप कॉलम के लेबल को चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स, लेकिन जो वैल्यू अपडेट होंगी प्रीवियस इक्वल टू नया वाला, उसे हम डिक्शनरी के फॉर्म में प्लेस करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर द डेटा फ्रेम स्टूडेंट गिवन बिसाइड, ये डेटा फ्रेम दिया है, अगर आप लिखें प्रिंट डीएफ डॉट काउंट तो ये क्या करेगा। देखिए जब आप डीएफ डॉट काउंट करेंगे तो पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि ये नॉन जो मिसिंग वैल्यूज हैं केवल उनको काउंट करेगा, लेकिन ये आपको जो आंसर रिटर्न करेगा वो इंडिविजुअल कॉलम के वैल्यूज को काउंट करते हुए करेगा। इसका मतलब ये आंसर रिटर्न करेगा कलर 3 एंड क्वांटिटी इक्वल टू 2। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड, इंपोर्ट pandas एज पीडी एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। हमने यहाँ पे 10, 20 और 30 को डाला और इसका इंडेक्स कर दिया एबीसी, लेकिन प्रिंट में हम कर रहे हैं s-5। तो अगर आप s-5 करेंगे इसका मतलब एक्चुअली तो ये 10, 20 और 30 है और यहाँ पे ये इंडेक्स इसका एबीसी है, बट हमने चूंकि -5 कर दिया इसलिए ये इसे 5 कर देगा, इसे 15 कर देगा और इसे 25 कर देगा। सो कुछ इस तरह से हम इसका आउटपुट लिख सकते हैं। So let's move to the next question. Now here it is saying that write appropriate code to merge data frames df2 in df1. We all know that कि हम इस्तेमाल करते हैं append मेथड का डेटा फ्रेम के किसी दूसरे डेटा फ्रेम को उसमें ज्वाइन करने के लिए या मर्ज करने के लिए। तो चूंकि हमें df2 को append करना है df1 में, सो हम लिखेंगे df1 डॉट append और इसे हम वापस असाइन कर देंगे हमारे df1 में। तो ये हमारा एग्जैक्ट कोड होगा। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम सेंचुरी containing year wise centuries of players as shown in table beside, ये मेरा सेंचुरी नाम का डेटा फ्रेम है। इसमें हमने प्लेयर्स का उनके ईयर वाइज कितनी सेंचुरी उन्होंने मारी उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स हमको देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट कोड टू डिस्प्ले लास्ट 2 रोज ऑफ सेंचुरी। अब ये बोल रहा है कि लास्ट 2 रोज ऑफ डेटा फ्रेम, तो हमारे डेटा फ्रेम का नाम है सेंचुरी। इस सेंचुरी के बाद में लास्ट बॉटम रोज को डिस्प्ले करने के वी ऑल नो दैट कि हम इस्तेमाल करते हैं टेल मेथड का, और चूंकि 2 रोज को दिखाना है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंचुरी डॉट टेल, और आप चाहें तो इसे प्रिंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। क्वेश्चन बी की अगर हम बात करें, डिस्प्ले सेंचुरीज मेड बाय ऑल प्लेयर्स इन द ईयर 2020। ईयर 2020 का मतलब ये हमारा एक कॉलम है, इस कॉलम के लिए हमको डेटा डिस्प्ले करना है। सो व्हाट वी कैन राइट इज कि आप डीएफ लगाइए और ब्रैकेट में इस कॉलम का नाम दे दीजिए 2020। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं उस साल के उन सब का रिकॉर्ड दिखा देगा। आप यहाँ पे एलओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक df.loc। पहले आप कोलन डाल दीजिए और यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल दीजिए 2020। इन दोनों से आपको आंसर सेम प्रोड्यूस होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले सेंचुरीज मेड बाय धवन इन 2021। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है, 2021 का मतलब ये और धवन का मतलब ये। तो इसका मतलब जो रिकॉर्ड आएगा सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रेजेंट करेगा। तो सी का जो आंसर होगा उसमें भी 2 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला df.loc ले लें, रो जो है उसका नाम हमारा धवन है तो आप लिख सकते हैं धवन, और उसके बाद कॉमा लगा के ईयर मेंशन कर दीजिए 2021, या फिर आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं df.add और इसमें भी सेम इसी तरह से आप रो लेबल और कॉलम लेबल को मेंशन कर देंगे एंड इसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट डिलीट डेटा फॉर ईयर 2019। अब ये चूंकि डिलीट करने की बात कर रहा है और डेटा फॉर ईयर 2019 मतलब कॉलम के डेटा को ये डिलीट करने की बात कर रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट इज, पहला तरीका ये हो सकता है कि आप डेल मेथड ले लें, इसके अंदर आप df लें और इसके अंदर आप मेंशन कर दे कॉलम का लेबल दैट इज 2019। सॉरी, मैं इसे फिर से लिख देता हूं। इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं df.drop, ब्रैकेट में जाके आप लिस्ट में अंदर लिख दीजिए 2019 एंड इसके बाद कॉमा लगा के आप लिख देंगे एक्सिस इक्वल टू 1, और इस कोड को भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये डेटा मतलब कॉलम का स्पेसिफिक कॉलम का डेटा डिलीट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट डिलीट डेटा फॉर प्लेयर शर्मा। तो शर्मा का डेटा अगर आपको डिलीट करना है तो यहां पर आप ड्रॉप का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वी कैन राइट df डॉट ड्रॉप और इसके ब्रैकेट में जाके इन्वर्टेड में आप लिख दीजिए शर्मा को एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहां पर एक्सिस इक्वल टू 0 आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो होता है वो रो को ही डिलीट करता है। इसलिए कुछ इस तरह से आप इस कोड को लिख सकते हैं। एंड फाइनली जो इस वीडियो सेशन का क्वेश्चन है, दैट इज अपडेट सेंचुरी मेड बाय जडेजा इन 2022-4। तो चूंकि ये अपडेट करने की बात कर रहा है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो आप लिख सकते हैं df, ब्रैकेट में हमारे कॉलम का नाम है 2022 एंड इसके बाद में आप यहां पर दूसरा ब्रैकेट डालिए और इसमें इस रो का लेबल दे दीजिए दैट इज माई जडेजा एंड इसके बाद में अगर आप इसे इक्वल टू करके लिख दें 4 तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हालांकि ये जो नए वर्जन्स हैं उनमें शायद सपोर्ट ना करे, इसलिए अगर आपको अपडेट करना है तो बेटर टू राइट df.loc जो कि यूनिवर्सल वे है। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले रो, तो हमारी रो का लेबल है जडेजा एंड इसके बाद कॉमा लगा के आप लिख दीजिए 2022 एंड देन इक्वल टू 4, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेम LOC की जगह अगर आप लिख देते हैं df.add और ब्रैकेट में फिर से जाके अगर आप जडेजा 2022 इक्वल टू 4 कर दें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तीनों तरीके हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करने के लिए किसी डेटा फ्रेम में। तो ओवरऑल ये कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आई वुड से रिलेटेड टू डेटा फ्रेम एंड सीरीज, जो मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम से या पाइथन पैंडास से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। So keep learning and keep watching my channel. Bye bye and take care.